Hello guys, welcome to Crack BPSC. My today's topic is internal migration. This topic is relevant to BPSC main syllabus in two aspects. One is GS 1 paper and second is GS 2 paper. In GS 1 paper it is dealing with current affair while GS 2 paper it is dealing with economy and geography. वेल बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूं व्हाट इज इंटरनल माइग्रेशन. मैंने इंटेंशनली यहां पे इंटरनल माइग्रेशन लिखा हुआ है. तो लेट्स टॉक अबाउट कि माइग्रेशन के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं. वन इज एक्सटर्नल माइग्रेशन एंड सेकेंड इज इंटरनल माइग्रेशन. ऑलराइट, तो एक्सटर्नल माइग्रेशन को समझते हैं. सपोज कि एक फादर के दो बेटे, एक राम और एक श्याम. राम जो है काम करने के लिए, जॉब करने के लिए यूएसए जाता है. कहां जाता है? यूएसए जाता है. और श्याम कहां जाता है? श्याम जाता है दिल्ली. ओके, तो देखो राम गया यूएसए, फ्रॉम बिहार टू यूएसए. दैट मीन्स वो क्या हो गया? एक्सटर्नल माइग्रेशन हो गया, यानी कंट्री टू कंट्री. एंड श्याम कहां गया? बिहार टू दिल्ली. दैट मीन्स स्टेट टू स्टेट विद इन अ कंट्री. तो वो क्या हो गया? इंटरनल माइग्रेशन हो गया. तो वेल ये तो क्विक इंट्रोडक्शन था. अब मैं डिटेल स्टडी की तरफ आगे बढ़ता हूं और इसकी आंसर राइटिंग हम लोग करते हैं. थैंक यू सो मच. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो देखिए टॉपिक जैसे कि आपको पता होगा कि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो तीन चीजें आपके पास होती है. वन इज इंट्रोडक्शन, देन बॉडी एंड देन कंक्लूजन. राइट, तो देखते हैं कि इंट्रोडक्शन को कैसे डील करेंगे. आफ्टर दैट मैं बॉडी एंड कंक्लूजन को डील करूंगा. ये मैं आपके सामने एक मॉडल इंट्रोडक्शन लिख दिया है, लेकिन इसको मैं समझाऊंगा आपको. देखो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये जो आपने माइग्रेशन लिखा है, माइग्रेशन को आप सबसे पहले डिफाइन करो. ओके, तो माइग्रेशन होता क्या है? तो माइग्रेशन को सेंसस ने जैसा कि डिफाइन किया हुआ है, इसको दो तरीके से हम लोग समझ सकते हैं. किस तरीके से समझ सकते हैं? प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड करेंगे और प्लेस ऑफ रेसिडेंस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिवाइड करेंगे. ऑलराइट, देखो माइग्रेशन को प्लेस ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड करेंगे. अब समझते हैं कि प्लेस ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस पे कैसे डिवाइड हो गया. इफ सपोज दिस इज अ गाय. ओके, ये गाय कहाँ का है? ये सपोज ये बिहार का एक लड़का है. ओके, और ये स्टडी करने के लिए दिल्ली जाता है. कहाँ जाता है? ये स्टडी करने के लिए ये दिल्ली जाता है. उसके बाद ये किस लिए गया है? ये स्टडी करने गया है. ओके, ये स्टडी करने दिल्ली गया. उसके बाद उसको जॉब लग जाती है बेंगलोर में. कहाँ पे लगी उसकी जॉब? बेंगलोर में उसकी जॉब लग गई. तो आप कहोगे कि प्लेस ऑफ बर्थ में जो आपको मतलब माइग्रेशन दिखेगा ना, ये स्टडी के कारण आपका. देखो लड़का कहाँ का है? प्लेस ऑफ बर्थ क्या है उसका? बिहार है. और जॉब मतलब स्टडी कहाँ करने गया? दिल्ली. तो ये आपका बिहार टू दिल्ली क्या कहलाएगा? प्लेस ऑफ बर्थ वाला माइग्रेशन कहलाएगा. और दिल्ली टू बेंगलोर जो गया है, यानी तो ये क्या कहलाएगा? जॉब के लिए जो गया, तो उसको क्या कहोगे? प्लेस ऑफ रेसिडेंस कहोगे. अब देखो, अब बेंगलोर के बाद सपोज करो ये मुंबई चला जाता है नेक्स्ट जॉब के लिए, तो ये किस में आएगा? ये भी इसी में आएगा. ओके, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो. ऑलराइट, चलो अब क्या बात करता है कि एक डेटा भी आपको गिवन है. डेटा क्या गिवन है? डेटा गिवन है कि नंबर ऑफ माइग्रेंट्स इन इंडिया वाज 450 मिलियन एज पर मोस्ट रिसेंट 2011 सेंसस. ऑलराइट, देखो मैं हमेशा मतलब इससे पहले भी जो मैंने वीडियो लिए मैंने आपको बताया है कि इकोनॉमी का जब आप क्वेश्चन डील करो तो आप डेटा के साथ उसको सब्सटेंटिएट करो. ऑलराइट, तो आपको इसकी भी बात करनी है. एक और चीज जो मैंने डिस्कस नहीं किया वो भी आप डिस्कस कर सकते हो कि माइग्रेशन किस किस टाइप से हो सकता है. देखो माइग्रेशन जनरली चार टाइप का हो सकता है. एक तो आपका रूरल टू रूरल माइग्रेशन आप कह सकते हो, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन कह सकते हो, देन अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन कर सकते हो, एंड लास्ट जो रिवर्स माइग्रेशन कहलाता है वो है अर्बन टू रूरल माइग्रेशन. ओके, तो ये चार तरह के माइग्रेशन आपके होते हैं. तो आई थिंक आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया कि इंट्रोडक्शन हम लोग किस तरीके से लिखेंगे. आफ्टर इंट्रोडक्शन हम लोग चलते हैं, बात करेंगे अब किसकी?
जी हाँ, बॉडी की। और बॉडी देखो, बॉडी में दो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है फैक्टर कॉजिंग माइग्रेशन। और फैक्टर जब हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो हम लोग देखेंगे कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है। ओके, कॉन्सिक्वेंस इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले किसकी बात कर लेते हैं? पहले फैक्टर की बात कर लेते हैं कि डिफरेंट फैक्टर्स कौन से हैं जो माइग्रेशन को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। ऑलराइट, तो देखो फर्स्ट फैक्टर जो मैं यहां पे मेंशन करा हुआ है वो है इकोनॉमिक फैक्टर एंड डेमोग्राफिक फैक्टर। ऑलराइट, तो देखते हैं कि इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक फैक्टर में क्या है। तो इसमें हम दो बात करेंगे, पहला है पुश फैक्टर एंड सेकेंड इज पुल फैक्टर। ऑलराइट, तो दोनों को बारी बारी से जरा समझ लेते हैं। ऑलराइट, तो देखो पुश फैक्टर की बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी, पुश फैक्टर मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो खींच रही है। ओके सॉरी, कौन सी ऐसी है जो कि मतलब पुश कर रही है, यानी आपको पुश कर रही है कि आप वन प्लेस से दूसरी जगह के लिए आप जाओ। ऑलराइट, तो उसको देख लेते हैं कि कौन सी चीजें हो सकती हैं। देखो आपका हो सकता है एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन हो सकता है, एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है ना। एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन यानी आप क्या बोल सकते हो, जैसे कि आप बोलो पॉवर्टी है बहुत ज्यादा। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट आपका मतलब वहां पे बहुत ज्यादा है। ओके, और आप बोल सकते हो कि लो प्रोडक्टिविटी है वहां पे। ओके ना, लो प्रोडक्टिविटी की आप बात कर सकते हो। लो इनकम आपको मिल रहा है वहां पे, ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी यानी एग्रीकल्चर जॉब में करोगे तो मतलब लो प्रोडक्टिविटी होती है, इनकम वगैरह कम है। तो इसके लिए क्या है कि एक पुश फैक्टर मिलता है कि यानी अब यहाँ पे जिंदगी आसान नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस यानी रूरल टू अर्बन हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेस होंगे। इस तरीके का आपका है पुश फैक्टर। और क्या हो सकता है, जैसे जैसे कि बेसिक फैसिलिटी अगर आपको ना मिले, ठीक है, बेसिक फैसिलिटीज अगर आपको मतलब लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज आप लिख सकते हो। लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज होने के कारण, यानी बेसिक फैसिलिटीज की बात करूं तो क्या, जैसे कि एजुकेशन की बात कर सकते हो आप, ठीक है, हेल्थ केयर की बात कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारे बेसिक फैसिलिटीज होती हैं जो कि अगर ना हो तो क्या करता है, पर्सन वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। ओके, तो ये हुआ पुश फैक्टर। अब करते हैं पुल फैक्टर की बात, यानी कौन सी ऐसी चीज है जो खींचती है अपनी तरफ। ओके, तो देखो कि अगर आप शहरों, अगर ग्रामीण और शहरों की बात करो तो शहर में क्या मिलता है, शहर में आपको मिलेगा बेटर एम्प्लॉयमेंट। क्या मिलेगा, बेटर एम्प्लॉयमेंट। ओके, बेटर एम्प्लॉयमेंट मिलने के कारण लोग वहां पे क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। बेटर अपॉर्चुनिटीज वहां पे मिलती है, ठीक है। बेटर एम्यूनिटीज भी मिलती हैं वहां पे, ठीक है, बेटर एम्यूनिटीज मिलेंगी आपके। और हायर वेज मिलेगा आपको, ठीक है ना, रहन सहन अच्छी होगी। ओके, और वर्किंग कंडीशन जो होगी वहां पे वो उससे मतलब जो आप जहां पे हो पर्टिकुलरली उससे बेटर आपको मिलेगा। वो आपका क्या वर्क करता है, एज अ पुल फैक्टर का काम करता है। तो ये हुआ आपका इकोनॉमिक फैक्टर एंड डेमोग्राफिक फैक्टर। और भी कुछ चीजें हैं जिसको कि आगे समझते हैं। ये बस पुल फैक्टर एंड पुश फैक्टर ही नहीं है, कुछ चीजें हैं जो उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, और वो है पुश बैक फैक्टर एंड पुल बैक फैक्टर। ओके, तो जरा इसको भी समझ लेते हैं कि पुल बैक फैक्टर एंड पुश बैक फैक्टर क्या है। ऑलराइट, अगर मैं पुश बैक की बात करूं कि यानी मतलब पुश करेगा कि आप मतलब पहली जगह पे ही चले जाओ। जैसे कि मतलब अगर किसी स्टेट की बात करूं, वहां पे स्ट्रिक्ट रूल्स हो, स्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट रूल्स। अगर मैं बात करूं कि कोई भी स्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट रूल्स हो, जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देके बता देता हूं, हरियाणा की अगर आप बात करो, अभी रिसेंटली वहां पे ऐसा कुछ अमेंडमेंट किया गया है कि ये जो जॉब होंगे ना वो रिजर्व्ड कर दिए गए किसके, लोकल पीपल के लिए। तो उससे क्या होगा, लोकल पीपल के लिए अगर रिजर्व हो गया तो वहां पे अगर अदर स्टेट के लोग जाएंगे तो वहां पे उनको जॉब नहीं मिलेगी। तो फिर एक ये तरह का क्या हो गया, ये पुश बैक फैक्टर हो गया। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल दीजिए। और एक बहुत बड़ा आप एग्जाम्पल दे सकते हो, डेट इज व्हाट, डेट इज कोविड फैक्टर। ओके, कोविड के कारण आपको पता है कि ये जो है ना पुशबैक फैक्टर ही था। ओके, कि यहां से मतलब शहरों से आप क्या है गांवों की तरफ जाओ, और कैसी कंडीशन हुई थी, मतलब आप लोग हम लोग सब उसके विक्टिम तो हैं ही। ऑलराइट, तो चलिए अब उसके बाद पुल बैक फैक्टर देख लेते हैं। ओके,
पुल बैक फैक्टर में क्या हो सकता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गांव की तरफ लोगों को खींचती हैं। ठीक है, मैं इकोनॉमिक टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो आप बात कर सकते हो एमजी नरेगा। ठीक है, एमजी नरेगा, एमजी नरेगा में आप देखो कि अभी फिलहाल हुआ क्या है कि 100 डेज की मतलब ये गारंटी मिलती थी, वर्किंग गारंटी, और उसको इंक्रीज कर दिया गया कितने पे, 150 डेज का कर दिया गया है ना। तो ये एक तरह का क्या है, एक तरह का मतलब पुलबैक फैक्टर है कि हाँ आप गांव की तरफ आओ, 100 दिन नहीं अब 150 दिन का आपको गारंटेड, ठीक है, मतलब आपको काम मिलेगा। ओके, तो ये एक ऐसी चीज हो गई। ये तो आपने सेंटर का दे दिया क्योंकि हम बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो ठीक है। तो उसके अदर स्टेट मतलब स्कीम का भी आप बात कर लो। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं तो स्टेट स्कीम का, स्टेट स्कीम जैसे बिहार का अगर मैं ध्यान करूं तो ये, हाँ जी हाँ, सतत जीविकोपार्जन, सतत जीविकोपार्जन योजना, है ना। इस पे बीपीएससी 66 प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया हुआ था। जी हाँ, सतत जीविकोपार्जन योजना भी एक तरह का पुल बैक फैक्टर हो सकता है लोगों को, क्या है, गांव की तरफ खींचने में। इसके बाद अगर आप सेंटर का और भी कुछ एग्जांपल देना चाहते हो तो पीएम किसान वगैरह भी आप दे सकते हो। ऑलराइट, तो मतलब अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज आप इसको क्या करते हो, एक्सपेंड करते चले जाते हो। चलिए, इसके बाद क्या बात करेंगे, इसके बाद बॉडी में सेकंड फैक्टर की बात करते हैं। और सेकंड फैक्टर क्या है, वो है आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर। ऑलराइट, तो देखते हैं कि ज्योग्राफिकल फैक्टर में ऐसा क्या कुछ है। देखो, ज्योग्राफिकल फैक्टर की अगर मैं बात करूं कि अगर नेचुरल क्लैमिटीज अगर कोई भी आ जाए, ओके, अगर नेचुरल क्लैमिटीज अगर कोई आ जाए, तो नेचुरल क्लैमिटीज यानी क्या, जैसे कि आप एग्जाम्पल कुछ ले सकते हो, फ्लड का ले सकते हो, ड्रॉट का ले सकते हो, ठीक है, या फिर कुछ भी मतलब कुछ भी रिलेटेड कि जैसे फ्लड ड्रॉट तो मतलब एक चीजें हो गई ना। जैसे कि मतलब अगर उत्तराखंड की बात करो, ठीक है, तो लैंडस्लाइड वगैरह। ऑलराइट, तो मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज होती जाएंगी। बिहार की बात करूं तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे फ्लड और ड्रॉट की। ऑलराइट, तो जैसे कि आपको बिहार का पता ही है, ये रहा नॉर्दर्न पोर्शन और ये रहा सदर्न पोर्शन। ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया, नॉर्दर्न पोर्शन में आपको फ्लड मिलेगा और सदर्न पोर्शन में आपको क्या मिलेगा, ठीक है, ड्रॉट मिलेगा। इस तरीके की चीजें बिहार में है। ओके, तो जब भी आपको कोई भी मैप बनाने का मौका मिले ना, तो आपको चूकना चाहिए ही नहीं अगर आपको मार्क्स फैच करने हैं तो। ऑलराइट, तो चलो अब चलते हैं थर्ड अपने फैक्टर की तरफ। एंड थर्ड फैक्टर इज सोशियो फैक्टर, यानी सोशल फैक्टर। ऑलराइट, तो देखते हैं कि सोशल फैक्टर कौन सी हैं जो कि मतलब माइग्रेशन को प्रमोट कर रही हैं। देखो, पहली चीज तो ये हो सकती है कि फैमिली जो है ना, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। ओके, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट जो है, ओके, वो क्या करती हैं कि लोगों को मतलब एक मतलब जगह से दूसरी जगह होने के लिए क्या कर देती हैं, मतलब मजबूर कर देती हैं एक तरह से। ठीक है, और ये जो फैमिली का कंसेप्ट है ना, न्यूक्लियर फैमिली एंड ऑल दैट, ठीक है, तो मतलब उसके कारण भी आपका क्या होता है, ठीक है, फैमिली कंसेप्ट भी आप यहां पे डाल सकते हो। उसके कारण भी लोग क्या करते हैं कि डिस्प्लेस एक जगह से दूसरी जगह होते हैं। ओके, चलिए इसके बाद और क्या बात करेंगे, और बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन फैसिलिटी। और क्या बात करेंगे, इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन फैसिलिटी। ऑलराइट, कम्युनिकेशन फैसिलिटी अगर मैं बात करूं तो क्या, ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर सकते हैं, टीवी की बात कर सकते हैं, और मतलब मोबाइल। ओके, मोबाइल तो सबसे बड़ी चीज है। ओके, तो ये सारी चीजें जो हैं ये भी मतलब एक तरह से प्रमोट कर रही हैं कि मतलब ना आप शहर की तरफ चलिए। ऑलराइट, वो देखते हैं ना हम तो उससे सीखते चले जाते हैं। और इजीली जब एक्सेसिबल चीजें होती हैं ना, तो हम लोग ये भी सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, वहां पे चीजें मतलब लाइफ ज्यादा आसान है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि मतलब रूरल से अर्बन की तरफ डिस्प्लेस हो जाते हैं। ओके, एक और बड़ा कारण है, वो सोशल कारण है मैरिज का। ओके, मैरिज का कारण बहुत बड़ा कारण है। और अगर मैं सेंसस के डाटा की बात करूं, आप यहां पे मेंशन कर देना, सेंसस के डाटा के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 क्या बताया गया है, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 49%, आप सोचो कि 49% ऑफ
डिस्प्लेसमेंट यानी ये जो आपका माइग्रेशन होता है ना, वो 49% बस मैरिज के कारण होता है, और विमेन में तो और भी ज्यादा है। ओके, ये ओवरऑल मैं बात कर रहा हूं, ओवरऑल 49% माइग्रेशन बस मैरिज के कारण देखा गया है। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, यहां पे पॉइंट आउट कर देंगे। ओके, चलिए अब चलते हैं फोर्थ फैक्टर की तरफ, एंड फोर्थ फैक्टर इज व्हाट? फोर्थ फैक्टर इज कल्चरल फैक्टर। ओके, तो देखते हैं कि कल्चर कैसे मतलब आपको कह रहा है कि आप माइग्रेट करिए। ओके, तो देखिए जैसे कि मैं एग्जांपल लूं कि कुछ वर्शिप प्लेस की। ओके, वर्शिप प्लेस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक तो होता है कि इमीडिएट जैसे कि घूमने के लिए, मतलब ना कि जनरली लोग ना मतलब वर्शिप प्लेस पे जाते हैं, एक तो वो कारण हो सकता है। ओके, एक परमानेंट भी मतलब चीजें हो सकती है, जो कि लोग चाहते हैं कि वर्शिप प्लेस जो है ना वहां पे हम लोग सेटल कर जाएं। ओके, तो जैसे कि आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो कि लोग जैसे देवघर यानी बाबा धाम, ठीक है ना, यहां पे लोग रहना चाहते हैं, हरिद्वार लोग रहना चाहते हैं, ठीक है, वाराणसी लोग रहना चाहते हैं, है ना, इवन गया में लोग रहना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्शिप प्लेस है जहां पे लोगों को बड़ा सुकून मिलता है कि वहां पे जाने के बाद, और लोग चाहते हैं कि वहां पे वो क्या है, मतलब परमानेंटली रह भी लें। ओके, तो ये है आपका कल्चरल फैक्टर। ऑलराइट, तो चलिए इसके बाद कल्चरल फैक्टर के बाद जो लास्ट है दैट इज पॉलिटिकल फैक्टर। देखो पॉलिटिकल फैक्टर भी बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस करता है, यानी जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जहां पे भी आप देखोगे वहां पे लोग रहना पसंद करेंगे, और जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी वहां पे लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, एक एग्जांपल देना है। जैसे सपोज एग्जांपल अगर मैं दूं तो आप ले लो जम्मू एंड कश्मीर का एग्जांपल। अब बताओ कि जम्मू कश्मीर में मतलब कितना ज्यादा माइग्रेशन होता है। ओके, मतलब लोग क्या है कि वहां पे क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए लोग क्या करते हैं कि जम्मू कश्मीर से डिस्प्लेस होकर के दूसरे स्टेट में क्या है मतलब चले जाते हैं। ओके, तो ये आपके पास बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ऑलराइट, तो अभी तक हम लोगों ने क्या करा, सारे वो फैक्टर्स जो थे वो डील कर लिए, और फैक्टर डील करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, अब डील करेंगे कंसीक्वेंसेज के बारे में। देखते हैं कि कौन कौन से कंसीक्वेंसेज हैं जो कि माइग्रेशन के होने से हो रहा है। ओके, तो देखिए इसको भी मैंने क्या करा है, वही पॉइंट फॉर्म में इसको डील किया हुआ है। वेल, मैं आपको बार बार कहता रहता हूं कि इस तरीके से जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, आप उसको नोट डाउन करते जाइए। काफी चीजें मैं यहां पे लिखता हूं और काफी चीजें मैं यहां पे बोलता हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो इसको भी आप ध्यान से मतलब नोट डाउन करते चले जाइए जो कुछ भी मैं यहां पे बोल रहा हूं। ऑलराइट, तो देखिए पहला पॉइंट क्या है कि कंसिक्वेंस ये हो सकता है, इकोनॉमिक कंसिक्वेंस हो सकता है। ओके, तो देखते हैं कि इकोनॉमिक कंसिक्वेंस अगर मैं बात करूं तो दोनों मतलब फैक्टर में हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, तो चलो थोड़ी बहुत नेगेटिव की बात कर लेते हैं कि नेगेटिव क्या हो सकता है। नेगेटिव ये हो सकता है कि आपका ड्रेन ऑफ रिसोर्सफुल पर्सन हो सकता है। क्या हो सकता है, ड्रेन ऑफ रिसोर्सफुल पर्सन, यानी जो पर्सन बहुत ज्यादा मतलब पढ़ा लिखा और रिसोर्स मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट है ना उसमें बहुत ज्यादा है, वो पर्सन क्या करेगा, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर प्लेस पे उसको वो चीजें मतलब वो फैसिलिटी नहीं मिल रही हैं। ओके, तो ये सबसे बड़ी नेगेटिव है किसके लिए, जिस स्टेट से वो डिस्प्लेस कर रहा है। ओके, अब उसी चीज का पॉजिटिव थोड़ा सा देख लेते हैं। पॉजिटिव ये होगा कि सपोज करो वही पर्सन दूसरी जगह चला गया, यहाँ पे वहां पे मतलब ना दूसरी जगह पे लोग पहुंच गए। सपोज बिहार से सपोज करो दिल्ली पहुंच गए, तो मतलब बिहार की बात करूं तो बिहार से क्या हुआ, ड्रेन ऑफ रिसोर्सफुल पर्सन हुआ। लेकिन दिल्ली में क्या मिला, दिल्ली में उनको मतलब सरप्लस लेबर मिल गया और एफिशिएंसी उनकी काफी अच्छी होगी। यानी देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे सरप्लस लेबर मिला, मतलब सरप्लस लेबर मिला, और ज्यादा लेबर होने के कारण क्या हुई, वहां पे कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हुई। कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होने से क्या हुआ, एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। ओके, अब देखो कि मतलब दिल्ली स्टेट, जैसे कि मैं बात कर रहा था जिस जगह पे आपका मतलब डिस्प्लेसमेंट हुई है यानी माइग्रेशन हुई है, उस जगह की अगर मैं बात करूं तो उसकी एफिशिएंसी देखो कितनी इंक्रीज हो गई। इसकी बात आपको यहां पे
करनी है। ऑलराइट, और कुछ नेगेटिव की बात कर लेते हैं। नेगेटिव ये हो सकता है कि उस प्लेस पे मतलब एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, तो थोड़ी सी मतलब डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने मिल सकती है। ओके, डिस्क्रिमिनेशन आपको मिल सकता है। ओके, एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप एक स्टेट से, अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में गए हो, तो हो सकता है कि अपने लोगों को वो प्रेफरेंस थोड़ा बहुत दें। ओके, तो ये एक नेगेटिविटी आपको दिखेगी। पॉजिटिविटी में और चले जाते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव देख लेते हैं क्या हो सकता है। पॉजिटिव ये देखा गया है कि रेमिटेंस जो सेंड करते हैं ना, ठीक है, रेमिटेंस जो सेंड किया जाता है किसके द्वारा, वन प्लेस मतलब वन स्टेट टू अनदर स्टेट, जैसे बिहार से सपोज करो कि मतलब ये दिल्ली का मतलब बिहार का पर्सन दिल्ली आया और दिल्ली में जो मतलब उसने कमाया और अपना रेमिटेंस, अपने पैसे बिहार जो उसने अपने परिवार वालों को सेंड किया, तो वो किस काम में यूज होता है? वो फूड के काम में यूज होता है, वो एजुकेशन के काम में होता है, वो हेल्थ केयर के काम में होता है। सोचो कैसी चीजों में मतलब यूज हो रहा है ये। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कि लाइफ ब्लड फॉर देयर इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? लाइफ ब्लड फॉर देयर इकोनॉमी। ठीक है, मतलब वो बिहार के पर्सन जो कि इन रेमिटेंस का वेट कर रहे हैं, उनके लिए लाइफ ब्लड की तरह काम करता है। तो सोचिए कि कितनी बड़ी मतलब इसकी वैल्यू है। और अगर कुछ एग्जांपल अगर आप एक्स्ट्रा भी देना चाहते हो, तो आप ग्रीन रेवोल्यूशन का भी एग्जांपल दे सकते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ। जैसे सपोज करो बिहार के, यूपी के लोग क्या हुए, पंजाब शिफ्ट हुए। ओके, और वहां पे मतलब मजदूरी करने गए, एग्रीकल्चर लेबरर बने, और उसी एग्रीकल्चर लेबरर ने क्या करा, पंजाब के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन को बहुत ज्यादा प्रमोट करा है। ओके, तो इस चीज का आप पॉजिटिव पक्ष बता सकते हो। ओके, तो चलिए आफ्टर इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस मैं चलता हूं डेमोग्राफिक कंसिक्वेंस के तरफ। ओके, अब देखते हैं कि डेमोग्राफिक कंसिक्वेंस से क्या मिला है। ओके, अगर डेमोग्राफिक कंसिक्वेंस की अगर मैं बात करूं, तो वो डेमोग्राफिक कंसिक्वेंस की बात करूं तो वो हो सकता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। क्या हो सकता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ओके, ठीक है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ। किस किस में रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ? यानी आप बात कर सकते हो रूरल से कहां रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो अर्बन में रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ। ओके, और रूरल से अगर अर्बन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो उसका मतलब क्या है कि यहां पे जनसंख्या जो हुई वो डिक्रीज हो गई, और अर्बन में क्या हो गई, वो इंक्रीज हो गई। ओके, तो इनबैलेंस आपको यहां पे नजर आ रहा होगा, रूरल में जनसंख्या कम हो गई और अर्बन में जनसंख्या ज्यादा हो गई। तो देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स की थोड़ी बहुत इसकी बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका? ये है एक चेन माइग्रेशन। ठीक है, चेन माइग्रेशन का मतलब समझते हो? चेन माइग्रेशन का मतलब है कि मतलब पूरा गांव का गांव उठ करके ना किसी एक शहर में पर्टिकुलरली चला जाएगा, और ये जनरली होता है। ओके, कई ऐसे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, पूरा गांव ही उठ करके मतलब मैक्सिमम आप उठ करके किसी एक शहर में पहुंच गया। तो चेन माइग्रेशन एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। और उसमें क्या होता है, फिर उस गांव में आप जाओगे तो वहां पे आपको मतलब काम करने वाले लोग और बेसिक जो मतलब चीजें होती है ना, वो आपको मिलेंगी नहीं, क्योंकि वहां पे पर्सन ही नहीं है उसके लिए। ओके, तो अब सबके सब शहर पहुंच गए। तो चेन माइग्रेशन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओके, और एक और चीज होती है इससे, एज सेंसिटिविटी। आप देखोगे एज सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ? एज सेंसिटिविटी का मतलब ये हुआ कि आप देखोगे कि ये जो जनरली जो लोग माइग्रेट करते हैं ना, उनका एज देखोगे ना, वो 15 से 35 के बीच होता है। ओके, यानी यंग एज वाले जो लोग हैं ना, वो डिस्प्लेस करते हैं। आप सोचो कि अब मतलब गांव के अंदर यंग एज पॉपुलेशन आपको दिखेगा ही नहीं। क्या दिखेंगे आपको? या तो बच्चे दिखेंगे, या तो वीमेन दिखेंगे, या तो फिर बुजुर्ग लोग दिखेंगे। ओके, अब सोचो कि मतलब जवान की कितनी ज्यादा जरूरत होती है, और वो कहां चला गया? वो अदर स्टेट चला गया। तो ये एक कंसिक्वेंस इसका आप देख सकते हो। और एक कंसिक्वेंस आप सेक्स रेशो में भी आप मतलब देख सकते हो। सेक्स रेशो में कैसे? सेक्स रेशो में ये है कि मतलब जो भी मेल पॉपुलेशन है ना, ठीक है, वो डिस्प्लेस होकर के कहां चला गया? अदर स्टेट चला गया। ओके, और रही कौन सी? बस फीमेल रह गई। ठीक है, और बस फीमेल रह गई, तो फिर आप प्रॉब्लम मतलब इमेजिन कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम मतलब फेस करी जाती होंगी, मतलब फीमेल के द्वारा कैसे वो सारा काम करती होंगी अकेली। ओके, और फिर बच्चों का क्या होता होगा। ओके, तो ये सारे मतलब चीजों को आपको क्या करना है, थोड़ा सा टच कर लेना है। ऑलराइट, चलिए
अब क्या है, डेमोग्राफी के बाद मैं बात कर लेता हूं सोशल एंड साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल एंड साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंस क्या होगा, कि यहां पे आप देखोगे कि मतलब इंटरमिक्सिंग होगी। ठीक है, इंटरमिक्सिंग होगी किस चीज की, यानी दो अलग अलग कल्चर की। ठीक है ना, कल्चर वन एंड कल्चर टू। ठीक है, अब उससे क्या होगा, उससे कुछ फायदे भी होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे। फायदा क्या हो सकता है, फायदा ये हो सकता है कि मतलब ये एवोल्यूशन ऑफ कंपोजिट कल्चर, यानी कंपोजिट जो कल्चर है उसका एवोल्यूशन हो जाए। ओके, और नेगेटिव क्या हो सकता है, उन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाए, यानी दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाएं। समझ रहे हो ना, पॉजिटिव ये होगा कि दोनों मिल करके रहने लग जाएं। ओके, मतलब बाघ और बकरी दोनों साथ में रहने लग जाए। और नेगेटिव ये हो सकता है कि बाघ जो है बकरी को खा जाए। ओके, तो इस तरीके से आप सोच सकते हो। ओके, चलिए, ये तो और क्या मतलब हो सकता है। और उसी चीज को अगर मैं अलग वर्ड्स में बोलूं तो ये हो सकता है कि अर्बन जो आइडियाज हैं, अर्बन आइडियाज जो हैं वो मतलब जो रूरल पीपल है ना, ठीक है, वहां तक पहुंचे। ऑलराइट, और रूरल जो आइडियाज हैं, रूरल आइडियाज जो हैं वो अर्बन पीपल तक पहुंचे। अब देखो, ठीक है, अर्बन आइडिया रूरल तक पहुंच गया, रूरल आइडिया अर्बन तक पहुंच गया, उससे हुआ क्या। ओके, अब देखते हैं कि उसका कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव समझ लेते हैं जरा। पॉजिटिव क्या हो सकता है, पॉजिटिव ये हो सकता है कि नैरो जो माइंड सेट था ना, ठीक है, नैरो माइंड सेट टर्न हो जाएगा किसमें, टर्न हो जाएगा ब्रॉड माइंड सेट में। ठीक है, मतलब आप ब्रॉड माइंडसेट के साथ सोचोगे, यानी कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, मतलब हर किसी की सोच का आप रेस्पेक्ट करोगे, अगर ये पॉजिटिव टर्म्स में दूं, क्योंकि आप सबको समझने लगे हो। ओके, लेकिन नेगेटिव जरा समझ लेते हैं। नेगेटिव अगर शहरों में देखो तो एक डिस्क्रिमिनेशन आपको नजर आएगा, शहर में देखो तो आपको डिस्क्रिमिनेशन नजर आएगा, और गांव में देखो तो शो ऑफ नजर आएगा। क्या आएगा, शो ऑफ नजर आएगा। यानी मतलब अगर आप इस चीज को एग्जाम्पल दे सको तो ये भी होता है, एक किसान का बेटा अपने फादर से ये मतलब डिमांड करेगा कि पापा मुझे आईफोन दिलवा दो। ओके, जबकि उसको आईफोन की कोई जरूरत नहीं है, वो सिंपल फोन से भी काम कर सकता है, लेकिन वो कहेगा कि मुझे आईफोन दिलवा दो, चाहे खेत बेच के दिलवा दो। एंड दैट इज द रियल इशू जिसको आपको टच करना है। ऑलराइट, अगर आप ऐसे आंसर्स लिखोगे ना कि जो कि कोई और नहीं लिखता, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ओके, और इसी मतलब शो ऑफ और एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो हम खर्च करते हैं ना, उसकी बात आपको यहां पे करनी है। ये सोशल इशू है और दैट इज द रियलिटी। चलिए, इसके बाद सोशल इश्यूज में और थोड़ा कुछ टच कर लेते हैं। देखो, सोशल इश्यूज की जब मैं बात करूं तो वनरेबल सेक्शन की बात करते हैं। यानी वनरेबल सेक्शन कौन, यानी हम बात करेंगे विमेन की। ओके, तो विमेन की बात कर लेते हैं कि विमेन कैसे इफेक्ट हो सकती हैं। ओके, अब आप देखोगे कि विमेन के पास मतलब आप देखो कि अब शहर में है और वो गांव में है, दोनों तरफ से देखते हैं। ओके, शहरी विमेन यानी अर्बन में है तो उसकी बात करेंगे, और रूरल है, दोनों की प्रॉब्लम्स को तरह डिस्कस कर लेंगे। अगर वही विमेन गांव से शहर में चली गई, ओके, तो उनका होगा क्या कि उनके मतलब आप देखो कि अब पर्सन जो है उसके थॉट्स कैसे हैं, उसके थॉट्स हैं रूरल, लेकिन रह कहां पे रहे, अर्बन में रह रहे, मतलब लिविंग कहां पे है, वो अर्बन में रहे। ठीक है, मतलब थॉट्स हैं मतलब रूरल और रह रहे अर्बन में। ओके, तो उससे क्या होगा, उससे होगा क्या कि मतलब एक तरह की इनसिक्योरिटी वाली जो सिचुएशन होगी ना, वो आपको नजर आएगी। ठीक है, और विमेन के साथ जनरली अर्बन जो कल्चर में आपको क्या नजर आता है, वो आपको नजर आएगा डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस क्यों, क्योंकि गांव में वही लड़की पिंजरे मतलब जो विमेन थी वो पिंजरे में एक घर में रह रही थी, और शहर में क्या है वो घूम रही है, और पर्सन को वही नेक्स्ट जो पर्सन है हस्बैंड सपोज, ओके, उनको वो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि गांव में वो क्या है एक पिंजरे में रह रही थी और यहाँ पे शहर में घूम रही है, और उस चीजों से क्या है ये डोमेस्टिक वायलेंस होता है। एंड दिस इज अगेन रियलिटी, आप इसे दूर नहीं भाग सकते, दिस इज द रियलिटी। और रूरल में क्या होगा कि रूरल में वही सेम चीज, हस्बैंड कहीं और चला गया और
अकेली विमेन रह गई तो कैसे अपने घर परिवार का पालन पोषण करेगी। इस चीज को आपको समझना है कि विमेन पे कितनी प्रॉब्लम होती है इस माइग्रेशन के कारण। ये तो विमेन का मैंने टच कर लिया, अब चाइल्ड को भी जरा टच कर लेते हैं। ये भी एक वनरेबल सेक्शन है। अब सोचो कि चाइल्ड का क्या होगा, कि जैसे माइग्रेशन, दो तरह के माइग्रेशन की बात कर सकता हूं मैं, कि सपोज करो कि एक ऐसा माइग्रेशन है जिसमें कि मतलब फादर जो है वो अर्बन चला गया, फादर अर्बन में चला गया और ये रूरल मतलब गांव में है उसकी बस माँ, एक ओके, उसकी बस मतलब माँ जो है वो कहाँ पे है, रूरल में है। अब सोचो उस बच्चे का क्या होगा, यानी चाइल्ड का क्या होगा। ये मतलब वो तो या तो अर्बन में रह सकता है या तो रूरल में रहेगा, जनरली वो रूरल में रहता है। अब सोचो कि एक अकेली माँ कैसे संभालेगी बच्चों को और उसका लालन पोषण किस तरीके से होगा। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन देखते हैं कि इस माइग्रेशन में ये भी होता है कि फादर सपोज एक दूसरी जगह पे वर्किंग है और मदर जो है एक दूसरी जगह पे वर्किंग है, यानी दोनों अलग अलग जगह पे वर्किंग है। और चाइल्ड कहाँ पे रहेगा, चाइल्ड दोनों में से किसी एक के पास ही रह सकता है। अब सपोज करो एक चाइल्ड को या तो फादर या तो मदर किसी एक का ही साथ मिलेगा तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम आप डिस्कस कर सकते हो। तो चलो एक और प्रॉब्लम आप डिस्कस ये कर सकते हो कि चाइल्ड बार बार एक स्टेट से दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट अगर मतलब डिस्प्लेस होता रहेगा तो उसके एजुकेशन पे कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ये आप मतलब सोच सकते हो। ओके, तो आपको जितने ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं ना उसको आपको मेंशन करना है। चाइल्ड के बाद एक और वनरेबल सेक्शन में ले लेता हूं, वो मैं ले लेता हूं ओल्ड पीपल। ओके, ओल्ड पीपल पे क्या गुजरती है। सोचो कि उनका जवान बेटा कहां है, वो शहर चला गया और अब क्या है, वो ओल्ड हो गए हैं और कैसे अपने जीवन का मतलब जीवन का लालन पालन वो करेंगे। उनको अगर पैसे मिल रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। ओके, तो इन सब चीजों को आपको क्या करना है, टच करना है। मतलब जब एग्जामिनर इस चीज को देख रहा हो ना, उसको पता चल जाए कि जी हां कि क्या बातें हो रही हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट इज, इसके बाद मैं बात करूंगा एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस की। ओके, तो देखते हैं कि एनवायरमेंटल कंसिक्वेंस क्या हो सकता है। एनवायरमेंटल कंसिक्वेंस की अगर बात करूं तो देखो, रूरल से अर्बन डिस्प्लेसमेंट हो रही है। रूरल में आपका मतलब लोग कम होते जा रहे हैं, अर्बन में ज्यादा होते जा रहे हैं। दैट मीन्स अब जरूरत क्या पड़ी, जरूरत ये पड़ी कि अर्बन में आपको मतलब डेवलपमेंट होनी चाहिए। यानी अब एकाएक डेवलपमेंट चाहिए तो कैसी होगी, अनप्लैंड डेवलपमेंट होगी। ठीक है, अनप्लैंड डेवलपमेंट का ही नतीजा है कि आपको स्लम्स नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे, आपको स्लम्स नजर आएंगे। और स्लम्स में आप सोच सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम्स होती है। ये एनवायरमेंटल कंसिक्वेंस है इसका। ठीक है, कि स्लम्स बन गया, ठीक है, जहां पे कुछ और होना चाहिए था वहां पे स्लम बन गया, उसके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस है। बस स्लम्स वाले नहीं इससे अफेक्टेड हो रहे हैं, और भी लोग अफेक्ट हो रहे हैं। ओके, तो इस चीज को आपको टच करना है। और देखो कि अगर शहरीकरण ज्यादा हो रहा है तो मतलब अर्बनाइजेशन क्या प्रमोट कर रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट कर रहा है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर प्रमोट होगा तो जीएचजी एमिशंस यानी ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशंस जो होगा वो मैक्सिमम होगा। और उसका इफेक्ट कहां पे पड़ेगा, उसका इफेक्ट आपका वेदर पे पड़ेगा, ठीक है, क्लाइमेट चेंज पे पड़ेगा। ऑलराइट, और इसी का रीजन है, आप देखोगे अर्बन फ्लड, आप मतलब नाम सुनते रहते हो ना, अर्बन फ्लड, उसी का रीजन है कि अर्बन फ्लड आपको देखा जाता है, यानी बेमौसम बरसात। ओके, तो ये सारी चीजें आपको नजर आती हैं। ऑलराइट, तो चलिए और बात कर लेते हैं कि आफ्टर एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस अब देखते हैं कि नेक्स्ट आपके लिए क्या है। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल कंसिक्वेंस, ये लास्ट वन होगा। पॉलिटिकल कंसिक्वेंस की बात करेंगे कि पॉलिटिकल कंसिक्वेंस क्या हो सकता है। ठीक है, पॉलिटिकल कंसिक्वेंस में आप देखोगे कि वहां पे मतलब डिवीजन ऑफ मतलब क्या हो जाता है, डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज। ये डिवीजन, क्योंकि देखो वहां पे लोग ज्यादा हो गए हैं तो डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसके कारण, डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज के कारण एंटी स्टेट जो है ना, ये एक फीलिंग आ जाती है, एंटी स्टेट सेंटीमेंट जो है ना डेवलप हो जाता है। कहां पे, वहां के पर्टिकुलर जो रहने वाले हैं उनमें एंटी स्टेट सेंटीमेंट डेवलप हो जाता है। और यही रीजन बनता है आपका क्या, सन ऑफ द, ठीक है, सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट। ओके, सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट का एक कारण बनता है। और आप देखिए कि जैसे मैं एग्जांपल अगर देना चाहूं, आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे राइज ऑफ शिवसेना। ठीक है, शिवसेना, ठीक है, कहां पे, महाराष्ट्र। ओके, इसका आप एग्जांपल दे सकते हो। मतलब
क्लियर एग्जाम्पल है ये, ठीक है। बीपीएससी का एग्जाम है, बिल्कुल आप दे सकते हो इसका एग्जाम्पल। और कलकत्ता में भी अगर बात करूं मैं, कलकत्ता में भी आप बंगाली मरवाड़ी का आप कॉन्फ्लिक्ट अगर आपको ध्यान हो तो ये होता रहता है। असम में, तमिलनाडु में, मतलब कोई भी मतलब इससे अछूता नहीं है इन सब चीजों से, सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट से। ऑलराइट, तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स आप पुट अप कर सकते हो। तो ये रहा आपका मतलब पॉलिटिकल मतलब कॉन्सिक्वेंसेस। तो अभी तक हम लोगों ने क्या मतलब डिस्कस कर लिए, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे क्या क्या चीज, कॉज डिस्कस कर लिया, ठीक है, मतलब फैक्टर डिस्कस कर लिया एंड कॉन्सिक्वेंस डिस्कस कर लिया। ओके, अब आ जाते हैं थोड़े वे फॉरवर्ड। और वे फॉरवर्ड मैं ना करंट कंटेक्स्ट में दे रहा हूं, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन ना करंट कंटेक्स्ट में पूछे। ओके, तो चलिए करंट कंटेक्स्ट में दे देता हूं आपको वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। देखो, वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि मतलब आप इसको पढ़ सकते हो। ओके, मतलब आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ सकते हो, मैं बस इसको एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूं। ये हो सकता है यूनिवर्सल मतलब फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन आप करिए, उससे मतलब ना मतलब माइग्रेंट को ज्यादा फायदा हो सकता है करंट कंटेक्स्ट में। जैसे कोविड का जो सिचुएशन हुआ था ना, उसमें यूनिवर्सल फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन एक सॉल्यूशन हो सकता है। और इसी को मद्देनजर रख करके वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है ना, ये क्या हुआ, मतलब इसका उद्घाटन हुआ था, है ना। इसको आप लिख सकते हो। और नेक्स्ट ये लिख सकते हो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। जी हाँ, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर वगैरह भी आपने देखा ही था, ठीक है, कि ये सब कुछ हुआ था। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमिटी टू एंश्योर सेफ पैसेज ऑफ माइग्रेंट। देखिए, अब सपोज करिए कि मतलब दिल्ली से मतलब माइग्रेंट कहाँ आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं। ओके, और बीच में क्या पड़ेगा, यूपी पड़ेगा। अगर यूपी और बिहार का पूरी तरह से मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं है, और दिल्ली और यूपी का कोऑर्डिनेशन नहीं है, एंड प्लस में दिल्ली और बिहार का कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो आपको लगता है कि ये माइग्रेंट एक जगह से दूसरी जगह सेफली जा पाएंगे? तो इसी कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, या इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात हो रही है, ताकि सेफली जो है ना माइग्रेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सके और सेफली अपना जीवन यापन गुजार सकें। ओके, चलिए इसके बाद क्या है, लीगल सेल एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल। देखो, इसकी बहुत जरूरत है कि माइग्रेंट्स को मतलब कोई एक लीगल पक्ष भी उनको मिले, उनकी बात कोई सुने, एटलीस्ट उनके जो ग्रीवेंसेज है ना उसको कोई एड्रेस करे। और उनके जो वेजेज है ना, सरकार बोलती है कि वेजेज इतना मिलेगा उतना मिलेगा, 16,000 21,000, समझ रहे हो ना, लेकिन उनको मिलता क्या है, दैट इज द रियलिटी। तो उसके लिए मतलब लीगल सेल थोड़ा बिठाया जाए और उनके वेज पे थोड़ा सा काम किया जाए। तो इस ये एक चीजें आप एड्रेस कर सकते हो। ओके, और जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है ना वो है दिस वन। ओके, मैपिंग ऑफ माइग्रेंट वर्कर। दैट मीन्स आपको पता ही नहीं है, आप मतलब वैसे तो आप एक जनरल आइडिया दे देते हो कि इतने हैं उतने हैं, लेकिन उसका एक डेटा होना चाहिए आपके पास, कौन है, एटलीस्ट कौन है माइग्रेंट वर्कर, इसके बारे में आप पता करिए। गवर्नमेंट को ऐसा काम करना चाहिए ताकि बेनिफिशरीज को जब आप लाभ दे रहे हो तो पता तो चले कि किसको आप लाभ दे रहे हो। ओके, पता चले कि जिसको ऑलरेडी जरूरत नहीं है उसको आप लाभ दे रहे हो, जिसको नहीं है जरूरत उसको आप, ठीक है, एक्सक्लूड कर रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यानी मैपिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा, वे फॉरवर्ड होगा। ऑलराइट, तो चलिए ये तो करंट कंटेक्स्ट में मैंने वे फॉरवर्ड आपको बता दिया। अब मैं चलता हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज कंक्लूजन। अब इसमें मैं कुछ अलग सी बात करूंगा। ओके, कंक्लूजन देखो, अभी तक आपने सारा इकोनॉमिक पक्ष, ये पक्ष वो पक्ष, आपने सब कुछ बता दिया, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सब कुछ बता दिया, लेकिन आपने पॉलिटी का जिक्र नहीं करा पर्टिकुलर कि माइग्रेशन क्या अलाउड है। क्या सपोज कि बिहार के लोग महाराष्ट्र जाते हैं और शिवसेना वाले कुछ भी बोल देते हैं, क्या ये अलाउड है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या अलाउ करता है क्या ऐसा कुछ? ओके, नहीं अलाउ करता तो फिर ऐसा हो क्यों रहा है? ओके, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, कंक्लूजन में डालेंगे। ओके, तो कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो ये रखेंगे कि आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस तरीके से लिखना, आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उसमें भी पर्टिकुलरली जाऊं तो आर्टिकल 19 डी, वो किसकी बात करता है? वो बात करता है आपकी फ्री मूवमेंट की, यानी फ्री मूवमेंट एनीवेयर इन इंडिया। ओके, और 19 ई बात करता है किस चीज की? वो बात करता है रिसाइड, रिसाइड एंड सेटल, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द
टेरिटरी ऑफ इंडिया, इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, तो आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ये राइट दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट है ये आर्टिकल 19, आपको फंडामेंटल राइट है आपका कि आप जहां चाहे वहां मूव कर सकते हो और जहां चाहे आप वहां पे रह सकते हो, और इसलिए आपको कोई भी कंपेल नहीं कर सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता कि चाहे आप बिहार के हो, चाहे आप यूपी के हो, चाहे आप एमपी के हो, चाहे आप राजस्थान के हो, तो आप पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, दिल्ली, जहां जाना चाहे आप जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। ऑलराइट, तो ये बात आप कहां पे करोगे? कंक्लूजन में करोगे। इसके बाद एक और पॉजिटिव नोट के साथ आप यहां पे एंड करोगे और ये बताओगे कि इंटरनल जो माइग्रेशन है इसका क्या है, मतलब पॉजिटिव पक्ष और क्या है एग्जैक्टली ये। ठीक है, तो आप बात करोगे इंटरनल माइग्रेशन जो है ना, ठीक है, ये एक लाइव एग्जाम्पल है किस चीज का? ये एक लाइव एग्जाम्पल है किस चीज का? ये लाइव एग्जाम्पल है सेकुलर स्टेट का। ये लाइव एग्जाम्पल है सेकुलर स्टेट का, यानी आपका जो माइग्रेंट है ना, ये कोई भी मतलब पक्षपात नहीं करता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कोई माइग्रेट करता है और माइग्रेंट का कोई धर्म नहीं होती, कोई जाति नहीं होती, वो तो माइग्रेंट होता है। तो सेकुलर स्टेट का एक एग्जाम्पल है। इस तरीके से आप लिखोगे आंसर को। ओके, और आप बताओगे कि ये एक मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक बेस्ट एग्जाम्पल माना जा सकता है। ओके, तो देखो इंडिया में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है क्या है? इंडिया का कल्चर। और इंडिया का कल्चर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इंडिया का कल्चर ये बताता है कि यहां पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यानी चाहे जितना डाइवर्स हो हमारा इंडिया, यहां पे क्या है? यूनिटी है। ओके, तो आपने लास्ट में कंक्लूजन में इसी चीज को एड्रेस किया कि माइग्रेशन जो है हमारा, उसी चीज का क्या है? लाइव एग्जाम्पल है। ऑलराइट, तो इसके साथ मैं इस लेक्चर को एंड करता हूं। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपके पास कोई भी क्वेरी एंड सजेशंस हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और थैंक यू सो मच यहां तक मुझे सुनने के लिए। और टेक केयर, बाय बाय।